डेल्टा एच की वैल्यू अलग निकलती, मैंने वो माइनस वाली उसी हिसाब से निकाली, ठीक है। बट इसने केवल एक्टिवेशन एनर्जी की बात की, तो आपको गैप देखना है बस 0 से 1 की रेंज में, मतलब प्रेशर बहुत हाई हो जाए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या उससे इंडिपेंडेंट। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, इंडिपेंडेंट मतलब जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। 2 को जब 4 से डिवाइड दिया बेटा तो 0.2 दोनों सेम थे, ये वाला टर्म कट गया, क्या बचा 2.4 डिवाइड बाय 7.2। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं बेटा, एक अल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करते हैं जहां पे एक्टिवेशन एनर्जी लोअर डाउन होती है, तो लोअर डाउन इसमें हो रही है विद कैटलिस्ट में। हेलो एवरीवन, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, सभी को स्वागत करता हूं आप सभी का इस अमेजिंग सीरीज में जिसका नाम है मंजिल प्रैक्टिस सीरीज, जहां पर बालकों आज हम बात करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री के एक बेहतरीन चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। बेसिकली ये पीवाईपी सेशन है जहां पर हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आए हुए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस की हम लोग चर्चा करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा केमिकल काइनेटिक्स, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है। यहां पर आपको पता ही है मेनली न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं, कैलकुलेशंस बहुत आसान होती हैं, क्वेश्चन को बस समझना आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है। तो कुल मिला के सारा फोकस क्वेश्चंस के ऊपर करना है, एक एक करके क्वेश्चंस की चर्चा करते हैं बिना समय को वेस्ट किए। मेरे साथ आप करते हुए चलना, अगर आपको कोई भी समस्या परेशानी आए तो मुझे बता देना, ताकि मैं उस समस्या को दूर कर सकूं और नेक्स्ट सेशन में वो डिस्कस भी कर सकूं। वैसे क्वेश्चंस आसान ही आते हैं, बट हाँ, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी सी लेंदी होती है, कई बार थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहां पर अगर मैं इंपॉर्टेंट पोर्शन की बात करूं तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस केस में। बाकी आपकी आरएनएस थ्योरी है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है, रोल प्ले करती है इस पूरे चैप्टर के अंदर। बाकी इनिशियल रेट लॉ मेथड, डिफरेंट मेथड्स टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, साथ में आपके इंटीग्रेटेड रेट लॉ की इक्वेशंस सभी के केस में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और लास्ट में थोड़ा सा पार्ट आता है जहां पे कैटलिस्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या जरूरत पड़ती है और उससे वेरिएशन क्या क्या आते हैं, उन सभी की हम लोग चर्चा करेंगे बढ़िया तरीके से। बहुत आसान रहने वाला है ये पर्टिकुलर टॉपिक, बट क्वेश्चंस अच्छे आते हैं, मैं बोल के चल रहा हूं, और हर साल ही लगभग पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि इस चैप्टर को इंपॉर्टेंस देनी है भाई फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। आइए, बात बहुत हो गई है, अब सीधे सीधे क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आपके आ रखे हैं, ठीक है। चलिए भाई, पहले क्वेश्चन से बात करते हैं कि एट 30 डिग्री सेल्सियस द हाफ लाइफ फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ AB2 इज 200 सेकेंड एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AB2। ठीक है भाई, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 80% ऑफ AB2 टू डिकम्पोज इज। ठीक है भाई, कुल मिला के हाफ लाइफ को ऐसा बोला गया है कि इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, जो साफ साफ बता रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए सबसे इजी ट्रिक है, जब भी आपके पास परसेंटेज कितना डिकम्पोज हुआ है कि 50% इतने टाइम में हुआ है तो 80% कितने टाइम में होगा, 90% इतने टाइम में हुआ है तो 99.9% कितने टाइम में होगा, 80% इतनी देर में हुआ है तो 75% कितनी देर में होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस भी किए होंगे और आपको पता भी होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनकी सिंपल सी ट्रिक है, देखिए भैया, Tx परसेंटेज डिकम्पोजिशन डिवाइड बाय Ty परसेंटेज डिकम्पोजिशन, जहां पे x परसेंटेज डिकम्पोजिशन बता रहा है, ये नहीं बता रहा है कि कितना रह गया है, ये बता रहा है कि कितना डिकम्पोज हो चुका है। उसके लिए सिंपल सा आपको फॉर्मूला लगाना है, log 100 अपॉन 100 माइनस x डिवाइडेड बाय log 100 अपॉन 100 माइनस y परसेंटेज। बस इतना सा फॉर्मूला लगाना है, आपका काम हो गया। अब हाफ लाइफ का मतलब क्या है, आपको T 50% गिवन है जो कि 200 सेकेंड है। उसने पूछा है T 80% जब होगा उसके लिए समय क्या होना चाहिए, बस इतनी सी बात कही है। इक्वेशन आपके सामने है, वैल्यू पुट करो फटाफट से। चलिए ठीक है सर, ये हो जाएगा T 80% डिकम्पोजिशन का पूछा है डिवाइडेड बाय T 50%, दैट शुड बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा log 100 अपॉन 100 माइनस 80 डिवाइडेड बाय log 100 अपॉन 100 माइनस 50। लगाइए वैल्यू, यहां से आपके पास T 80% विल बी इक्वल टू 50% को उधर ले जाओ, वो कितना है 200 सेकेंड दे रखा है, मल्टीप्लाइड बाय log, ये हो जाएगा 100 अपॉन, ये कितना हो गया 80, 20 बचा, डिवाइड बाय log, ये हो जाएगा 100 बाय 50। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 200 मल्टीप्लाइड बाय 20 पंजे 100, तो ये हो गया ऊपर की तरफ log 5 डिवाइड बाय नीचे की तरफ हो गया ये log 2। ठीक है,
कोई वैल्यू हमें दे रखी है क्या? हाँ, log 2 की वैल्यू दे रखी है और log 3 की वैल्यू दे रखी है और 2 डिजिट तक ही है, ये मान के चलिए अप्रोक्सीमेट किया हुआ है। तो अगर मैं log 5 को देखूं तो ये 0.698 होता है, इसको 0.7 मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 200 मल्टीप्लाइड बाय 0.7 डिवाइड बाय log 2 की वैल्यू 0.3 दे रखी है, 0.3। तो ये कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 1400 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 3 चौक 12, ठीक है, बचे 2, 3 चिंग 18, 66.6 के पास आएगा। मतलब मैं 467 सेकेंड अप्रोक्स बोल सकता हूं। देखो भाई, दे रखा है कोई ऑप्शन? बिल्कुल दे रखा है, 467। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है आपके सामने। बस ये ट्रिक आप लगा लेना, आपका टाइम भी बचेगा और आसानी से सॉल्व भी हो जाएगा। क्लियर है? आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन ए से P1, बी से P2, C से P3 and D से P4. The overall order of the above reaction is A, B, C, D. ठीक है, respectively. The following graph is obtained when the log rate versus log concentration are plotted. Among the following, the correct sequence of order of the reaction is. तो आप अगर लिखते हो तो आप क्या लिखते हो कि रेट इज इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन की पावर क्या हो जाता है आपका? ये हो जाता है n, जहां पे n क्या होता है आपका? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है। ठीक है अगर मैं लॉग रेट लेता हूं विल बी इक्वल टू लॉग के प्लस n लॉग कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। और यही ग्राफ बोला हुआ है कि लॉग आर वर्सेस लॉग कॉन्सेंट्रेशन का कर्व बना रखा है। स्ट्रेट लाइन कर्व है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, जहां पे स्लोप जो है इस पूरे इक्वेशन का, क्योंकि इसको मैं कंपेयर कर सकता हूं किससे? y इज इक्वल टू mx प्लस सी के साथ। इसका जो स्लोप है वो क्या हो जाएगा? n के इक्वल हो जाएगा, विच इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बस इतना ही आपको डिटरमाइन करना है। स्लोप जितना बढ़ता जाएगा ऑर्डर भी उतना ही बढ़ना चाहिए। अब देखिए, खुद ही बता देंगे, इसमें तो मुझे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। आप बस ये देखिए क्या क्या होगा। मेरे को साफ दिख रहा है कि इसका स्टीप सबसे ज्यादा है, ठीक है, इसका ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा क्योंकि स्लोप सबसे ज्यादा है, फिर स्लोप, फिर स्लोप और फिर स्लोप। सबसे कम स्लोप सी का है, तो ये क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से होना चाहिए डी, फिर बी, फिर ए एंड फिर सी। ये होना चाहिए डीबीएसी। डीबीएसी आपको दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आसान सा क्वेश्चन था, बिल्कुल बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, आगे की बात करते हैं, तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉर दी फॉलोइंग ग्राफ्स, ठीक है भाई, ये रेट का टाइम के साथ दे रखा है, रेट टाइम के साथ इंडिपेंडेंट है, मतलब ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ये क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, साफ पता चल रहा है। यहां पे टी हाफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के साथ डायरेक्ट रिलेशन में है, तो आपको पता है कि टी हाफ विल बी इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2k होता है। ये भी जीरो ऑर्डर का होता है, ये भी जीरो ऑर्डर का होता है, क्योंकि आपको ये भी पता है कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर 1 माइनस एन होता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब एन इज इक्वल टू जीरो। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन की बात कर रहा है ये भी। ठीक है, तीसरा बात करें कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। अब देखो इस कर्व में थोड़ी सी समस्या है। अब ये पता नहीं है कि ये कर्व एक्चुअली में स्टार्ट कहां से किया है, बट क्योंकि ये ऐसा दिख रहा है कि इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो मैं इसको पूरा फर्स्ट ऑर्डर नहीं मानूंगा। बट अगर इस कर्व को कहीं बीच में ब्रेक किया गया, क्योंकि आपको पता है इक्वेशन क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर की? सी टी इज इक्वल टू सी नॉट ई की पावर माइनस के टी होती है। तो एक्सपोनेंशियली तो चलता है, टी इज इक्वल टू जीरो पे सी नॉट से वैल्यू स्टार्ट होती है, मतलब सी नॉट कहीं वैल्यू से वो धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ता है। सही है कि नहीं? अगर इस कर्व को बीच में कहीं ब्रेक कर दिया है तो समस्या है, तो मैं इसको फर्स्ट ऑर्डर ले सकता हूं। बट क्योंकि यहां पर कुछ भी दे नहीं रखा है, तो मैं बोलूंगा कि भैया ऐसा तो है नहीं कि टाइम जीरो पे कॉन्सेंट्रेशन इनफाइनाइट हो जाएगी, वो तो पॉसिबल नहीं है कि नहीं? इनफाइनाइट कॉन्सेंट्रेशन डजंट मेक एनी सेंस। बट क्योंकि कर्व हमको एक्सपोनेंशियल दिख रहा है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये फर्स्ट ऑर्डर का कर्व है। ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर का कर्व है। ठीक है, मैं ये मान के, खुद से ये मान के कर रहा हूं कि कर्व को कहीं बीच में से उठाया गया है, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से नहीं उठाया गया है। क्योंकि अगर जीरो ऑर्डर का आपने एक्चुअल कर्व देखा हो बेटा, तो आपने देखा होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम के साथ ये जो कर्व जाता है, ये कुछ यहां से एक इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होता है और फिर आपका इस तरीके से नीचे आता है। तो ये तो एक्चुअल कर्व है। तो सपोज करो अगर यहां बीच में से कहीं उठा लेता,
तो मुझे ऐसा ही लगता है कि इस तरीके से एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। केवल उस अजम्पशन के बेसिस पे मैं इसको फर्स्ट ऑर्डर उठा के चल रहा हूं, बट मेरे हिसाब से मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैं पहले बोल रहा हूं। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट कर क्या बोल रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन का टाइम के साथ, कॉन्सेंट्रेशन चेंज ही नहीं हो रही है टाइम के साथ, मतलब रिएक्शन आगे ही नहीं बढ़ रही है, रिएक्शन की कोई प्रोग्रेस ही नहीं है। नो प्रोग्रेस, कोई रिएक्शन की प्रोग्रेस ही नहीं है इसका मतलब। और नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, एक कर्व और था इसमें मेरे ख्याल से, एक सेकंड रुकना वालों को, एक कर्व और था, क्योंकि ई वाला डेटा है और मुझे याद है ये मैंने क्लास में भी कराया हुआ है बच्चों को, एक कर्व और है जो इसके अंदर गायब है। एक सेकंड रुको, मैं पेपर में देख लेता हूं, तुम्हारे पेपर में आ रखा होगा ये शायद। हाँ, लास्ट वाला जो कर्व है ये ई कर्व है बेटा, ये रेट का कर्व है, किसके साथ है, एक सेकेंड, कॉन्सेंट्रेशन के साथ है। ये रेट का कर्व है कॉन्सेंट्रेशन के साथ, और ये इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। अब इसको मैं बोल सकता हूं एक क्लियर कट कि R इज इक्वल टू के ए की पावर 1, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो स्ट्रेट लाइन निकलेगी, ये हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर का, ये हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर का। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ए एंड बी जीरो ऑर्डर है और ई फर्स्ट ऑर्डर है। ए एंड बी जीरो ऑर्डर है एंड ई जो है वो फर्स्ट ऑर्डर है। हाँ ठीक है, मेरे हिसाब से मुझे लगता है ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसने बोला है बी एंड डी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, बी एंड डी, बी एंड डी का तो प्रोग्रेस ही नहीं है बेटा, डी को तो हटा दो, डी का तो प्रोग्रेस ही नहीं है। ठीक है, ए एंड बी जीरो ऑर्डर एंड सी एंड ई फर्स्ट ऑर्डर है। देखो अब फिर वही अजम्पशन के बेसिस पे अगर इसको कहीं बीच में से स्टार्ट किया तो मैं बोल सकता हूं ये फर्स्ट ऑर्डर है और ये वाला भी फर्स्ट ऑर्डर है। तो अगर वो अजम्पशन लेते हैं तो बेटा मैं कहूंगा आंसर क्या आएगा बेटा, एब्सोल्युटली सी है, फिर तो एब्सोल्युटली सी है बेटा। बट अगर ये अजम्पशन नहीं लेके चलते और ऐसा मान लेते कि इनफाइनाइट कॉन्सेंट्रेशन से लेके चल रहे हैं तो मैं बोलूंगा कि ये आंसर हमारे लिए सही होने वाला है। ठीक है, बट अदरवाइज मुझे लगता है कि सी वाला इन्होंने यही मान के चला होगा, क्योंकि जेई बनाने वाले आजकल थोड़ा सा करते हैं, लोचा करते हैं, आपको भी पता है काफी सारे क्वेश्चन में बोनस भी मिलता है, कई में तो ऑप्शन ही आपको मैच नहीं मिलते हैं, तो थोड़ा बहुत मैं मान सकता हूँ कि उन्होंने इतना लाइटली लिया है और बस एक्सपोनेंशियल कर्व ड्रॉ करके ये बता दिया कि देखो फर्स्ट ऑर्डर है, हम उन्हीं के हिसाब से सोच लेते हैं कि भैया ठीक है, मान लिया कि ये ए और बी जीरो ऑर्डर है, सी एंड डी फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देख लो भाई, अच्छे से देख लो। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसीडर द गिवन प्लॉट ऑफ एंथैल्पी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, ए प्लस बी से सी प्लस डी, ए प्लस बी से सी प्लस डी, दो अलग अलग प्रोडक्ट बन रहे हैं, मतलब एक्टिवेशन एंथैल्पी टू फॉर्म सी, एक्टिवेशन एंथैल्पी टू फॉर्म सी, सी की एक्टिवेशन एंथैल्पी कितनी हो जाएगी, ओके ठीक है, और ये डी की है, ये डी की है, ठीक है ना, ओके कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से यहां तक की एक्टिवेशन एनर्जी ये हो जाएगा 15। मुझे लगता है इस कर्व में फिर से कोई लोचा है, ये क्या है, ये तो पीपीटी में बड़ी भारी समस्या आ गई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है, कर्व तो ठीक ही दिख रहा है हमें, कर्व तो ठीक ही दिख रहा है। चलो भाई पहले निकालते हैं ए से सी जाने के लिए, ए से सी जाने के लिए, ए सी है तो ए से सी जाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी, ये कितनी हो गई एक्टिवेशन एनर्जी फॉर सी, ये कितनी वैल्यू आ रही है, 20 में से 5 गए, ये वैल्यू आ रही है 15, और यहां से यहां तक जाने के लिए ये हो गई एक्टिवेशन एनर्जी फॉर डी, ये कितनी हो जाएगी 15 माइनस 5, ये हो गई 10। ठीक है, तो इसने बोला एक्टिवेशन एनर्जी टू फॉर्म सी इज 5 किलो जूल पर मोल, लेस देन दैट टू फॉर्म डी। ठीक है, डी से बनाने के लिए जो भी है सी में वो 5 किलो जूल कम है, 5 किलो जूल कम है। एंथैल्पी दे रखी है ये, इसका मतलब कि यहां से यहां तक एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, तो अगर इसको मैं देखूंगा 5 का डिफरेंस तो बिल्कुल सही आ रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी टू फॉर्म सी इज 5 किलो जूल पर मोल लेस देन दैट टू फॉर्म डी। हाँ, एक्टिवेशन एंथैल्पी की बात कर रहा है ना, एक्टिवेशन एंथैल्पी की बात कर रहा है,
तो अगर इसमें मैं बात करूंगा तो ये हो जाएगा 5 से 15 -10 और 5 से 20 -15, तो 5 कम है। बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। ठीक है, मान लिया इस बात को। अब बोल रहा है डी इज काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट। अब देखो, काइनेटिकली स्टेबल और थर्मोडायनेमिक स्टेबल में थोड़ा सा फर्क है। काइनेटिकल स्टेबल प्रोडक्ट हमेशा जल्दी बन जाता है, ठीक है, वहां एनर्जी कितनी कैलकुलेशन नहीं करता है। थर्मोडायनेमिक स्टेबल प्रोडक्ट हमेशा एनर्जी को ध्यान में रख के जो सबसे स्टेबल बनता है, जिसमें एनर्जी सबसे मिनिमम जाती है, वो होता है। तो डी को मैं बोल सकता हूं कि हाँ काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट है। ठीक है भाई, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ए एंड बी फ्रॉम सी हैज द हाईएस्ट एंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन। फॉर्मेशन ऑफ ए एंड बी फ्रॉम सी। अब देखो, सी से पूरा ये सबसे बड़ा टारगेट हमें अचीव करना पड़ेगा, जबकि डी से बहुत छोटा टारगेट अचीव करके हो जाएगा। तो हाँ, ये बात सही है कि सी से वापस आना है जब, तो बैकवर्ड की एनर्जी सबसे ज्यादा लगेगी। ये बात भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड सी इज द थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट। ये क्या है आपका, सी इज द थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट। ठीक है भाई, क्लियर है, डन है। अब उसने क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है? अरे क्वेश्चन के अंदर कुछ तो बोला होगा भाई, आगे का क्वेश्चन कहाँ है? अरे क्या कर दिया है? कोई बात नहीं बालकों, मेरे पास है, बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन पेपर मेरे पास है, ठीक है, हाँ ठीक है। बोला हुआ है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से ये पूछा हुआ है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा आइडेंटिफाई करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, चलो भाई, अगर देखें हम लोग देखो, सी डी बिल्कुल सही है, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट सी है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ए भी, ये भी बिल्कुल सही है, हाईएस्ट एंथैल्पी है। डी इज काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और एक्टिवेशन एंथैल्पी टू फॉर्म सी, एक्टिवेशन एंथैल्पी टू फॉर्म सी। अच्छा, मैंने फिर से वही गड़बड़ कर दी है। मैं एंथैल्पी की बात कर रहा था तो मैं डेल्टा एच निकाल रहा था, हमें डेल्टा एच नहीं देखनी है, उसने एक्टिवेशन नाम लिखा हुआ है, मैंने यही गलती कर दी थी। तो पहले हमने जो वैल्यू निकाली थी बिल्कुल सही निकाली थी, इसका मतलब सही तो निकाली थी कि भैया यहां से अगर यहां जा रहा हूं मैं तो ये इतना बड़ा टारगेट क्रॉस करना पड़ेगा, तो 20 में से 5, बेटा ये गया 15 का, और जबकि यहां से 15 से 5, बेटा ये हुआ 10 का। ठीक है, मैंने सही निकाला था, एक्टिवेशन एनर्जी के टर्म में निकाला था, वो एंथैल्पी के टर्म में जब आप करोगे तो वो उल्टा हो जाएगा बेटा। बिल्कुल सही है। तो एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एंथैल्पी की बात करें, सी की 5 किलो जूल मोर होनी चाहिए, यहां पर मोर होना चाहिए देन दैट टू फॉर्म डी। बिल्कुल सही बात है। तो ये वाला स्टेटमेंट उल्टा दे रखा है, वो मोर होना चाहिए। ठीक है, अगर डेल्टा एच की बात करता तो हम डेल्टा एच अलग तरीके से निकालते, वो ई फॉरवर्ड माइनस ई बैकवर्ड, जो आपको पता ही है। अगर हम एंथैल्पी की बात करते हैं डेल्टा एच की, तो आपको पता है कि वो ई फॉरवर्ड माइनस ई बैकवर्ड निकलती है बेटा। ठीक है, उस केस में डेल्टा एच की वैल्यू अलग निकलती है, मैंने वो माइनस वाली उसी हिसाब से निकाली थी। ठीक है, बट इसने केवल एक्टिवेशन एनर्जी की बात की, तो आपको गैप देखना है बस, ये वाला गैप छोटा है, ये वाला गैप बड़ा है, तो ये ज्यादा होनी चाहिए इन कंपैरिजन टू दिस पार्ट, जबकि यहाँ पे लेस दे रखी है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो केवल ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। ठीक है, देख लो भाई, आसान सी क्वेश्चन था ये भी। चलिए चलिए फिर आगे की बात करते हैं, पांचवें क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, ए फ्लास्क कंटेन अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड ए एंड बी, बोथ कंपाउंड डिकम्पोज बाय फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, द हाफ लाइफ ऑफ ए एंड बी आर 300 सेकंड एंड 180 सेकंड, इफ द concentration of A and B are equal initially। ठीक है भाई, the time required for the concentration of A to be 4 times that of B is, use ln2 is equal to 0.693। तो मतलब कहीं ना कहीं ln2 यूज होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमको पता है इक्वेशन क्या होती है, Ct will be equal to C naught e की पावर माइनस KT होती है। अगर मैं लगाऊं फॉर A, ठीक है, ये हो जाएगा Ct किसका, A का, विल बी इक्वल टू C नॉट e की पावर माइनस K1T। अगर मैं लगाऊं फॉर B, बेटा ये हो जाएगा Ct ऑफ B विल बी इक्वल टू C नॉट, क्यों ले रहा हूं, क्योंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दोनों की सेम है, e की पावर माइनस K2T। ठीक है, टाइम सेम टाइम पे निकालना है। अब उसने क्या बोला है कि एक ऐसा टाइम निकालना है जिसपे ए की कॉन्सेंट्रेशन will be 4 times that of B, मतलब Ct of A will be 4 times of Ct of B हो जाए।
ठीक है, तो ऐसा करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड दे मारते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर ये वाली कंडीशन में फॉलो कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 CT ऑफ B डिवाइडेड बाय CT ऑफ B विल बी इक्वल टू C नॉट से C नॉट उड़ गया, E की पावर हो जाएगा -K1T प्लस K2T। डायरेक्टली लिख दिया है मैंने, क्योंकि डिवाइड कर रहे हो, इसको ऊपर लेके जाओगे तो पॉजिटिव पावर हो जाएगी, प्लस K2T, इन दोनों को ऐड कर दो, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। ठीक है, CT से CT चला गया, ये हो जाएगा ln4 विल बी इक्वल टू, ln ले लिया, ये हो जाएगा -K1 प्लस K2 T हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से अगर हम T की बात करेंगे, T कितना आएगा, ये आ जाएगा 2ln2 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा K2 माइनस K1। सर ये कैसे निकाला जाए K2 और K1? बेटा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, यहां पर कंडीशन भी दे रखी है दोनों की हाफ लाइफ की। तुमको पता है कि T हाफ क्या होता है, ये होता है 0.693 बाई K, यही होता है? हाँ सर बिल्कुल होता है। तो बेटा K की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से, सर K विल बी इक्वल टू 0.693 बाय T हाफ। हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा, दोनों के T हाफ पता है, वैल्यू पुट करो, ये हो जाएगा यहां से 2 मल्टीप्लाइड बाय ln2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.693 दे रखी है, डिवाइडेड बाय K2 कितना आया है, इसकी दे रखी है 180, तो 0.693 बाय 180 माइनस 0.693 बाय 300, कर दिया वैल्यू पुट। अब यहां से अगर हम करते हैं तो T की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.693 डिवाइडेड बाय 0.693 आपने कॉमन निकाल लिया, इधर आपने कर दिया इसको 300 ही कर दिया, 300 छोड़ो, इसको कर देते हैं 18 24 54, ठीक है ना, 54 मतलब ये हो जाएगा 900 कर दूं इसको मैं, ठीक है, ये हो जाएगा 18 95 है कि नहीं, तो ये 5 हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 3 3 9, ये हो जाएगा 3 बेटा। ठीक है, तो 0.693 से ये कट गया बेटा, 2 डिवाइडेड बाय 5 में से 3 गए 2 मल्टीप्लाइड बाय 900, 2 से 2 उड़ गया बेटा, T की वैल्यू आ गई 900। ठीक है, कितने में आएगी ये, सेकंड में दे रखी है ना, हाँ सेकंड में आएगी, ये आ जाएगी सेकंड। एक तो तरीका ये है, एक तो तरीका ये है कि आप फॉर्मुलेशन से इस तरीके से निकाल सकते हो। एक आप करो बेटा कि दोनों की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या थी बेटा, C नॉट, पहला जा रहा है 300 सेकंड में, ये हो जाएगा C नॉट बाई 2, ये हो जाएगा अगले 300 सेकंड में, फिर से अगली हाफ लाइफ में ये हो जाएगा C नॉट बाई 4, और अगली हाफ लाइफ में फिर से 300 सेकंड में ये हो जाएगा C नॉट बाई 8, जबकि ये A के लिए है। और B के लिए अगर मैं बात करूंगा, C नॉट से ही स्टार्ट किया है, 180 सेकंड में हो जाएगा C नॉट बाई 2, ठीक है, अगले 180 सेकंड में ये हो जाएगा C नॉट बाई 4, अगले 180 सेकंड में ये हो जाएगा C नॉट बाई 8, अगले 180 सेकंड में ये हो जाएगा C नॉट बाय 16, और अगले 180 सेकंड में बेटा ये हो जाएगा C नॉट बाय 32। अब देखो C नॉट बाय 32 और C नॉट बाय 8 को देखो सर, हाँ ये वैल्यू इसके 4 टाइम्स है, बिल्कुल एग्जैक्टली इसका 4 टाइम करूंगा तो यही वैल्यू आएगी। कितनी देर में आ रहा है, 3 6 9 900 सेकंड में, ये कितना आ रहा है 18 36 54 72 और 90, 900 सेकंड में ही आ रहा है। तो या तो आप ऐसे कर सकते हो, एक सिंपल सा मेथड है, मतलब ट्रिक है, अदरवाइज ये सिंपल फॉर्मुलेशन लगाओ, अगर इस टाइप के क्वेश्चन और भी आएंगे तो आप कर सकते हो। ठीक है, डन है, आंसर क्या आना चाहिए अपना, ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 6th क्वेश्चन पे, क्या बोल रहा है, द रिजल्ट्स गिवन इन द बिलो टेबल वर ऑब्टेन ड्यूरिंग काइनेटिक स्टडीज ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, मतलब इनिशियल रेट दे रखा है, एक्स एंड वाई की वैल्यू पूछी है, एक्स और वाई की वैल्यू पूछी है, तो एक्स और वाई की वैल्यू जानने के लिए बेटा पहले आपको ऑर्डर पता होना चाहिए, क्योंकि आप रेट क्या लिखोगे, आप रेट लिखोगे कि ए की पावर एक्स एंड बी की पावर वाई। अब क्योंकि एक्स वाई यहां ऑलरेडी दे रखे तो मैं एक्स वाई यूज नहीं कर रहा हूं, ए की पावर पी एंड बी की पावर क्यू। ठीक है, पहले ये निकाल लेते हैं। आप देखो
ये दोनों सेम है, ये दोनों अलग अलग है, इन दोनों को डिवाइड दे दें, मतलब इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2 इस वैल्यू में पुट करके। तो आप जानते ही हो ना, मतलब रेट का फॉर्मुलेशन, इनिशियल रेट वाला मेथड। तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ विल बी इक्वल टू k। a की वैल्यू कितनी है बेटा, 0.1 की पावर 0.1 की पावर p एंड 0.1 की पावर q डिवाइडेड बाय, दूसरा दे रखा है 2.4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻² विल बी इक्वल टू k 0.1 की पावर p एंड 0.2 की पावर q। ठीक है, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 6 चौक 24 मतलब 1/4 आ गया, क्योंकि -3 है -2 है, तो ये 24 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ हो जाएगा, तो 1/4 आ गया, विल बी इक्वल टू 1/2 की पावर q। तो यहां से q की वैल्यू तो आ गई 2, सेकेंड ऑर्डर है विद रेस्पेक्ट टू b। ठीक है सर, अब क्या करें, अब हम करते हैं 3, इसको लिख देते हैं 3। अब मैं कर रहा हूं 1 को डिवाइड बेटा 3 से, तो ये हो जाएगा 0.1। अब देखो 1 को 3 से डिवाइड दिया तो b वाली इक्वेशन तो हट गई, अब मैं इसको लिख नहीं रहा हूं, डायरेक्टली लिख रहा हूं, कितना हो जाएगा 0.1 बाय 0.2, 0.1 बाय 0.2 की पावर p, ठीक है, विल बी इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 1.2 मतलब 6 डिवाइड बाय 12, ये हो जाएगा 1/2। इसका मतलब p की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1, p के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है 1 है। अब जब इतनी चीजें आपको पता चली गई हैं तो x की वैल्यू आपको निकालनी है इस रेट इक्वेशन में। अब आप यूज करो फोर्थ इक्वेशन। ठीक है सर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, और क्या कर सकते हैं, और कुछ कर सकते हैं हम लोग, हाँ सर कर सकते हैं, कर तो बहुत कुछ सकते हैं सर, कर तो बहुत कुछ सकते हैं हम लोग। कैसे कर सकते हैं सर, 2 को 4 से डिवाइड दे दीजिए, काम बन जाएगा। ठीक है भाई, करें सर, 2 को आप 4 से डिवाइड दे दीजिए। ठीक है, 2 को 4 से डिवाइड देंगे तो सर 2 में 0.1 एंड डिवाइड बाय x, ये आ गया 0.1 डिवाइडेड बाय x, और इसकी पावर p थी, p ऑर्डर 1 था। अब मैंने 2 को जब 4 से डिवाइड दिया बेटा तो 0.2 दोनों सेम थे, ये वाला टर्म कट गया, क्या बचा 2.4 डिवाइड बाय 7.2, यही है, क्या बचा बेटा, विल बी इक्वल टू 2.4 डिवाइड बाय 7.2, यही हुआ। तो यहां से 0.1 डिवाइड बाय x विल बी इक्वल टू 24 दूनी 48, 24 दिया 72। ठीक है, ये हो जाएगा 1/3, 1/3। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 0.3 आ गई। चलो भाई सर, ये काम तो आसान हो गया। अब क्या करें सर, y की वैल्यू कैसे निकालें, तो आप ऐसा करो, जब x की वैल्यू आपकी 0.3 आ चुकी है, इसकी वैल्यू 0.3 आ चुकी है, तो आप फोर्थ और फिफ्थ को डिवाइड दे दो बस, सही है कि नहीं। अब की बार मैं क्या कर रहा हूं, फोर्थ को डिवाइड दे रहा हूं फिफ्थ से। ठीक है, तो 0.3 वाले टर्म तो कट गए, बचा क्या 0.2 डिवाइड बाय y, ये हो जाएगा 0.2 डिवाइड बाय y, और इसका हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि q की वैल्यू आई थी स्क्वायर, विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 7.2 डिवाइड बाय, ये है आपका -2 है ना इसको करेंगे हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर दूं और 10 से डिवाइड कर दूं तो 28.8, ये हो जाएगा 7.2 डिवाइड बाय 28.8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 चौक 28 ना, 4 बार जाएगा ये 1/4, तो यहां से हो जाएगा 0.2 डिवाइड बाय y की पावर 2 विल बी इक्वल टू 1/4, जिसको मैं लिख सकता हूं 1/2 का होल स्क्वायर। पावर सेम है, बेस को मैं कंपेयर कर दूं तो 0.2 डिवाइड बाय y विल बी इक्वल टू 1/2, 1/2। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई 0.4 आ गई बेटा, x आएगा 0.3, y आएगा 0.4, x आएगा 0.3, y आएगा 0.4। ठीक है, 0.3 एंड 0.4 ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है मुझे आंसर, देख लो भाई, ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है। डन है, जल्दी बोलो। ठीक है सर, देख लो भाई, अगला क्वेश्चन, 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं। फॉर द रिएक्शन ये दे रखी है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है भाई, तो इसके लिए हम लोग लिख लेते हैं, ये Na के टर्म में दे रखा है, तो ऐसे तो गलत ही दे रखा है, ये देना तो ऐसे नहीं चाहिए था इनको।
बट ठीक है, क्या कर सकते हैं, यही वाले हैं भैया, कुछ भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा 1/2 डी एन ए ओवर डी टी। मोल्स के टर्म में निकाल रहा है, आप कॉन्सेंट्रेशन की जगह मोल्स में भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वॉल्यूम सब जगह से कैंसिल आउट ही होना है कुल मिला के। ठीक है, डन है, बिल्कुल सर डन है। ठीक है, विल बी इक्वल टू, तो ये वैसे एक्चुअली में क्या आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि ये खत्म होता है। ठीक है, और ये हो जाएगा 1/3 माइनस डी एन बी ओवर डी टी विल बी इक्वल टू -1/3/2 डी माइनस का एन सी ओवर डी टी, क्योंकि सारे के सारे रिएक्टेंट है तो कंज्यूम होंगे, तो रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ रिएक्टेंट की हम बात कर रहे हैं, और सभी किसके इक्वल होंगे, रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होंगे। ठीक है सर, तो माइनस साइन तो सबसे उड़ गया। ठीक है सर, उड़ गया, तो ये हो जाएगा डी एन ए ओवर डी टी विल बी इक्वल टू 2/3 डी एन बी ओवर डी टी विल बी इक्वल टू, ये 2 ऊपर गया और 2 दूनी 4, 4/3 डी एन सी ओवर डी टी। देखो कहीं दे रखा है डी एन ए ओवर डी टी विल बी इक्वल टू 2/3 एंड 3/4, नहीं 4/3 एंड 2/3 आ गया। डी ऑप्शन आ गया आपका आंसर, देख लो भाई, ऑप्शन डी आ गया। ठीक है, 7th का हो गया आपका डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बस थोड़े से लेंदी होते हैं, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या बोल रहा है, अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज एन इंटरनल वुंड ग्रोज एज ये होता है कैसे बेटा, एन डैश टी विल बी इक्वल टू एन ई की पावर टी, ये दे रखा है एन ई की पावर, हाँ एन ई की पावर ई टी। ठीक है, एक्सपोनेंशियल टी मतलब ई की पावर टी, where t is the time in hours. A dose of antibiotic taken orally needs 1 hour to reach the wound. ठीक है, तो अगर हम बोलेंगे at 1 hour बैक्टीरियल ग्रोथ कितनी होगी, ये हो जाएगा n डैश t will be equal to n e की पावर 1। ठीक है, ये हो जाएगा आपका that will be n e। ठीक है, डन है, ये ई नहीं होगा मेरे ख्याल से, एन नॉट दे रखा है ना, ये ओ होगा, एन नॉट। ठीक है, एन नॉट होगा बेटा ये। ठीक है, ये एन नॉट होना चाहिए, दिस विल बी एन नॉट, तो ये एन नॉट ई हो गया कि फर्स्ट आर पे बैक्टीरिया कितना प्रेजेंट था, ये इतना प्रेजेंट था। ठीक है, उसने बोला है कि वंस इट रीचेस देयर, जैसे ही एंटीबायोटिक वहां पहुंच जाती है बेटा, द बैक्टीरियल पॉपुलेशन गोज डाउन, फिर वो इस काइनेटिक्स को पकड़ लेता है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, तो काइनेटिक्स कौन सी पकड़ रहा है वो, dn over dt will be equal to -5n square। तो आप इसको सॉल्व कर लो पहले, dn over n square will be equal to -5 dt। सर अब लिमिट्स कौन सी रखें, कहां से कहां तक रखें, हमको नहीं पता है, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। 1 आवर पे बैक्टीरियल ग्रोथ कितनी थी, इतना था सर, ये था n नॉट e, कहां तक जाएगा सर, n तक ही जाएगा ऑब्वियसली, और टाइम सर 1 आवर से लेके टी टाइम तक चलेगा, ये बिल्कुल सही है। ये वाला पार्ट था बस इसके अंदर इंटरेस्टिंग, काफी ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई, 19 का क्वेश्चन है, मानना पड़ेगा, जबरदस्त क्वेश्चन है ये। तो इसको आप सॉल्व करो, ये हो जाएगा n की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 विद इन द लिमिट्स, क्या हो जाएगा बेटा, n नॉट e से n तक, दैट शुड बी इक्वल टू -5, ये t हो जाएगा विद इन द लिमिट्स ऑफ 1 to t हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, ये हो जाएगा -2 + 1 मतलब -1, n की पावर -1 मतलब 1/n, -2 + 1 मतलब -1, तो माइनस माइनस तो कट गए, ये हो जाएगा आपका कुल मिला के 1/n विद इन द लिमिट्स ऑफ n नॉट e से n शुड बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 5t - 1। ठीक है, इसको भी अभी रहने देते हैं विद इन द लिमिट्स 1 से t तक। अब लिमिट खोलते हैं, ये हो जाएगा 1/n - 1/n नॉट e शुड बी इक्वल टू 5t - 5। ठीक है, अब क्या करें, n नॉट से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा n नॉट अपॉन n
माइनस 1 अपॉन ई विल बी इक्वल टू 5t एन नॉट माइनस 5n0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा n0 अपॉन n विल बी इक्वल टू 5t n0 माइनस 5n0 प्लस 1 अपॉन ई। ठीक है, चलो जी अब ग्राफ देखते हैं बेटा। अब ग्राफ है n0 अपॉन n वर्सेस t का, n0 अपॉन n वर्सेस t का। ये मुझे दिख रहा है y इज इक्वल टू mx प्लस c, यही दिख रहा है। इसका मतलब स्लोप है पॉजिटिव। पहली बात तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है विद पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप के साथ है। तो देखो कोई मिल रहा है आपको, अच्छा क्वेश्चन था यार, ये तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। ये दिख रहा है मुझे एन नॉट का, बिल्कुल बिल्कुल यही दिख रहा है एग्जैक्टली। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डन है वालों को, देख लो भाई देख लो, अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बड़ी अच्छी इक्वेशन सॉल्व करवाइए इसके अंदर, मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। चलो भाई 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉलोइंग रिजल्ट्स वर ऑब्टेन्ड, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंज्यूम हाफ ऑफ ए इज। ठीक है, अब देखो इसको है ना, मैं बिना कुछ किए भी सॉल्व कर सकता हूं। डेटा आपको समझना बड़ा जरूरी है। सर हमने ए की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 ली थी, बी की 0.2 ली थी, इनिशियल रेट इतना आया था। सर हमने ए की कॉन्सेंट्रेशन वही रखी है, बी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी है, अभी भी रेट उतना ही है। क्या समझ में आ रहा है कि सर ऑर्डर जो है विद रेस्पेक्ट टू बी कितना है, 0, क्योंकि बी में कितना भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा लो रेट नहीं बढ़ रहा है। तो यहां से ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू बी कितना आ गया बेटा, 0 आ गया। कुछ ना किए, आपको डेटा स्टडी करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो देखना पड़ेगा, क्या पता आपको बिना सॉल्व किया जाए। वरना वो जो पिछला क्वेश्चन किया था बेटा, 1 डिवाइड बाय 2, 2 डिवाइड बाय 4, इतना बड़ा तामझाम जो हमने किया था इस क्वेश्चन में, फिर आपको ये सब करना पड़ता। वैसे मैं इसमें भी देख के बता देता, पर ठीक है, वहां पर तो काम बहुत आसान हो रखा है हमारे लिए। चलो जी, अब जब ए की कॉन्सेंट्रेशन मैंने डबल की ना, देखो रेट भी डबल हो गया है, रेट एग्जैक्टली डबल हो गया है बेटा। इसका मतलब क्या है, ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू ए कितना हो गया है, फर्स्ट हो गया है। जब इतना आपने कर दिया बेटा, आपको पता है कि रेट विल बी इक्वल टू के ए की पावर एक्स एंड बी की पावर वाई आना था। तो इसका रेट क्या आएगा, रेट विल बी के ए की पावर 1, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप सब कुछ जानते हो बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप सब कुछ जानते हो। उसने बोला है टाइम रिक्वायर्ड टू कंज्यूम हाफ ऑफ ए, हाफ लाइफ निकालनी है बस। तो सर उसके लिए हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, अपना काम चल जाएगा, के की वैल्यू मिल जाएगी। बिल्कुल, पहली इक्वेशन में पुट कर दो। सर ये हो जाएगा 6.93 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -3 विल बी इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय 0.1। तो यहां से के आपका कितना आ गया बेटा, 6.93 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -2। ठीक है, ये कितना आएगा आपका, मिनट इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्या निकालना है सर, टी हाफ निकालना है। दैट वुड बी 0.693 अपॉन के, पुट कर दो 0.693 डिवाइडेड बाय 6.93 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -2। ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 69.3, इससे चला जाएगा 10 आ जाएगा बेटा, 10। देख लो भाई, ऑप्शन नंबर डी आएगा। बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, देख लो भाई, बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। चलिए भाई, हमने 1/3 सफर तय कर लिया है यहां तक, मतलब आपके 10 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। आइए बचे हुए क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन कि रिएक्शन जो दे रखी है इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स इज दिस मच, द हाफ लाइफ इज 6 आवर्स। When the initial concentration of X is this much, the time required to reach its final concentration of 0.2 will be। देखो भैया, पहली बात तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसकी टी हाफ क्या होती है बेटा, वो होती है ए नॉट अपॉन 2 के। तो यहां से के की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, ये हो जाएगी ए नॉट अपॉन
T½ इंटू 2, वैल्यू पुट करो। जब उसकी कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल 0.2 थी, मतलब 0.2 थी, तो हाफ लाइफ कितनी आई थी? 6 घंटे आई थी, मल्टीप्लाइड बाय 2। ये कितना हो जाएगा? 2 से चला गया 0.1 बाय 6 आ गई। ठीक है, ये आ गई के की वैल्यू, ये आ गई हमारी के की वैल्यू। अब सेकेंड पार्ट कि सर इस इक्वेशन में अब की बार A0 लिया है मैंने 0.5 और AT मैं बोल रहा हूं 0.2, तो तुमको पता है AT विल बी इक्वल टू A0 माइनस KT होता है बेटा। AT दे रखा है 0.2 विल बी इक्वल टू 0.5 माइनस K कितना आया? 0.1 बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय T। तो T को उधर ले जाओ बेटा, ये हो जाएगा 0.5 माइनस 0.2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइड बाय 0.1। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 में से 2 गए 3, 3 मल्टीप्लाइड बाय 6, 18 घंटे आना चाहिए बेटा, 18 आवर्स। 18 आवर्स मतलब डी आएगा बालकों, 18 आवर्स मतलब डी आएगा। देख लो भाई, क्लियर है? देखो देखो, डन। चलिए भाई आगे की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला है द करेक्ट रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम फॉर अ पॉजिटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है बेटा? रिएक्टेंट को एक अलग पाथ प्रोवाइड करता है जहां पे एक्टिवेशन एनर्जी लोअर डाउन हो जाती है। तो यहां दिखा रखा है विद कैटलिस्ट विदाउट कैटलिस्ट कोई चेंज ही नहीं है रिएक्शन में। ठीक है, विदाउट कैटलिस्ट ज्यादा है एक्टिवेशन एनर्जी, विद कैटलिस्ट कम है। ये बिल्कुल सही है बेटा, पॉजिटिव कैटलिस्ट के साथ तो यही होता है। विद कैटलिस्ट विदाउट कैटलिस्ट ये सेम क्यों दिख रहा है मुझे? और ये दोनों भी सेम है एग्जैक्टली। मुझे लगता है ये होगा विद कैटलिस्ट और ये होगा विदाउट कैटलिस्ट बेटा, ये होगा शायद इसके अंदर। चेक कर लेना एक बार, देख लेना, क्योंकि तुमको पता है पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं बेटा? एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करते हैं जहां पे एक्टिवेशन एनर्जी लोअर डाउन होती है। तो लोअर डाउन इसमें हो रही है, विद कैटलिस्ट में भी होना चाहिए, शायद उल्टा होगा बेटा, चेक कर लेना। ठीक है डन है, आसान क्वेश्चन था ये तो, काफी आसान क्वेश्चन था। चलिए, अरे वाह, इंटीजर अभी सही आ गया। क्या बोल रहा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड अंडरगोस फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। मैंने आपको बताया था कैसे करना है। 60% दे रखा है, 90% का पूछा हुआ है, लगा दो बेटा। T 90% डिवाइड बाय T 60% विल बी इक्वल टू बेटा log 100 अपॉन 100 माइनस 90 डिवाइडेड बाय log 100 अपॉन 100 माइनस 60। करिए, ये हो जाएगा यहां से T 90% विल बी इक्वल टू 60% दे रखा है 540 मल्टीप्लाइड बाय log 100 अपॉन 10, तो log आ गया 10 डिवाइड बाय log 100 अपॉन 40, log 100 अपॉन 40 मतलब 10/4 आ गया। ठीक है, और तो कुछ दे नहीं रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 540 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइड बाय log a अपॉन बी हो जाएगा log a माइनस log b, तो log 10 हो गया 1 माइनस 2 log 2 हो गया। log 2 की वैल्यू 0.3 दे ही रखी है आपको, तो ये 540 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.3। ठीक है, 540 डिवाइड बाय 1 माइनस 3 दूनी 6 मतलब 4.4 हो गया सीधे। ये क्या हो जाएगा आपका? 0.4 हो जाएगा। इधर से ये बढ़ गया, 4 एकम 4 आ गया, 1 4 तिया 12 4 पंजे 20, ये आ जाएगा बेटा 1350 सेकंड आ जाएगा। सही है, सेकंड, हाँ सेकंड भी रखा है, आ जाएगा 1350 सेकंड बेटा। ठीक है, देख लो, डन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। A molecule undergoes two independent first order reactions। ठीक है, मतलब पैरेलल रिएक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, टू इंडिपेंडेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मान लो ये A था बेटा, ये B और C में कन्वर्ट हो रहा है बेटा। ये इसका K1 था, ये इसका K2 था बेटा। ठीक है,
इफ बोथ द रिएक्शंस आर अकरिंग देन द टाइम टेकन फॉर 50% कंजप्शन, मतलब टी हाफ की बात कर रहा है। तुमको पता है ऐसी रिएक्शंस में के इफेक्टिव क्या होता है बेटा, दैट शुड बी इक्वल टू K1 प्लस K2 बेटा। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करता हूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, मतलब 0.693, मतलब ln2 बाय t will be equal to ln2 बाय t1 प्लस ln2 बाय t2, यही आएगा। तो हो जाएगा 1/t will be equal to t1 पहले का कितना दे रखा है 12, तो ये 1/12 प्लस 1/3, इसको आप करोगे 12 कर दिया 1 प्लस 4, ये हो जाएगा t की वैल्यू विल बी इक्वल टू 12/5, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 2.4 आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा और नियरेस्ट इंटीजर है ना, अच्छा तो ये अप्रोक्सीमेटली 2 आ जाएगा बेटा। ठीक है, कितना आ गया 2 आ गया, डन है। देख लो भाई, तो बहुत ही लल्लू क्वेश्चन था, बहुत ही लल्लू क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ए से भी दे रखा है, द अबव रिएक्शन इज ऑफ जीरो ऑर्डर, हाफ लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन इज 50 मिनट, द टाइम टेकन फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ए टू रिड्यूस टू 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इज। ठीक है, अगर मैं बात करूं क्या बात करूं, जीरो ऑर्डर है, मतलब टी हाफ विल बी इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2k, यहां से k विल बी इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 इंटू टी हाफ, जो कि 50 दे रखा है। ठीक है, फिर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में ए टी विल बी इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी दे रखा है, ए टी बोला है ए नॉट बाई 4 कर दो, ए नॉट माइनस के आ गया ए नॉट अपॉन 100 इंटू टी आ गया बेटा, ए नॉट से सारा ए नॉट कट गया बेटा, ये हो जाएगा 1/4 विल बी इक्वल टू 1 माइनस टी अपॉन 100 हो जाएगा, यहां से t अपॉन 100 विल बी इक्वल टू 3/4 हो जाएगा, t की वैल्यू 25 चौका 175, 75 क्या दे रखा है मिनट आ जाएगी बेटा, लो 75 आ गया। लल्लू सा क्वेश्चन था ये, लल्लू सा क्वेश्चन था। नहीं तो एक हाफ लाइफ में 50 मिनट में a/2 हुआ है, अगली हाफ लाइफ में आप देखोगे कंप्लीट ही हो जाएगा बेटा, बिल्कुल एकदम धुआंधार, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो कंप्लीशन पे जाती है बेटा, तो उनके बीच वाला टाइम जो होगा उसमें अपनी कॉन्सेंट्रेशन को फिर से 1/4 करेगा वो, तो 75 मिनट का टाइम तो वैसे भी आ रहा है, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, डन है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अरे भाई साहब ताबड़तोड़ क्वेश्चन है ये तो, है ताबड़तोड़ क्वेश्चन है। बोला हुआ है फॉर अ सर्टेन केमिकल रिएक्शन X gives us Y, the rate of formation of product is plotted against the time as shown in the figure, the number of correct statements। तो पहले देखते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब dP/dt पॉजिटिव का ही होगा डेफिनेटली, तो ये तो रेट की बात कर रहा है एक्चुअली में, रेट को देखो टाइम के साथ, टाइम के साथ, ठीक है, टाइम के साथ रेट बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, इसका मतलब इस सेगमेंट में मैं बोल सकता हूं, फर्स्ट वाले सेगमेंट में ये फर्स्ट ऑर्डर दिख रहा होगा, और टाइम के साथ थर्ड वाले सेगमेंट में वो कांस्टेंट हो गया है, मतलब ये जीरो ऑर्डर बन गया है, ये जीरो ऑर्डर बन गया है। ये एक्चुअली में लैंगुमेर आइसोथर्म, अगर आपको याद हो एड्सॉर्प्शन में आपका आता है लैंगुमेर आइसोथर्म, ये उस टाइप का कर्व फॉलो कर रहा है जहां पे प्रेशर के साथ हम करते थे 0 से 1 की रेंज में, मतलब प्रेशर बहुत हाई हो जाए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या उससे इंडिपेंडेंट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, इंडिपेंडेंट मतलब जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, ये बात तो समझ में आ रही है। तो बोला है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज 1, ओवरऑल ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर की ऐसे बात नहीं कर सकते हैं हम लोग, अलग अलग सेगमेंट में निकाल सकते हैं, बट अगर फिर भी काउंट करने को बोला जाए तो हाँ फर्स्ट से जीरो के बीच में ही मूव कर रहा है ये,
तो 1 से 0 के बीच में मूव कर रहा है, तो ओवरऑल की अगर मैं बात करूं, वैसे मतलब ये कंडीशन डिपेंडेंट है एक्चुअली में कि एक स्पेसिफिक टाइम में कौन सा ऑर्डर था और एक स्पेसिफिक टाइम में कौन सा ऑर्डर होगा, क्योंकि टाइम की कोई वैल्यू नहीं दे रखी है। तो मेरे हिसाब से ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है, बहुत एम्बिगुअस टाइप का स्टेटमेंट है कि ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 1। ठीक है, इट डजंट मेक एनी सेंस। बट हाँ, इनके हिसाब से, क्योंकि अब फिर वो ये ना जेई मेन में क्या सोचते हैं उस हिसाब से दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी के लिए इसको होल्ड पे करते हैं, मतलब मैं इसको अभी सही नहीं मान के चल रहा हूँ। Order of this reaction cannot be determined. Okay. In reason 1 and 3rd, the reaction is of first and 0 order respectively. हाँ, ये तो समझ में आ रहा है, ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, in the reason 2, the reaction is of first order. Second में asymptotic है, ये asymptotic मतलब बीच में कहीं लाई कर रहा है, वो वेरिएशन उनकी वैल्यू के बीच में आ रही है। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि वो फर्स्ट ऑर्डर का होना चाहिए। ऑब्वियसली फर्स्ट से नीचे रहेगा, बट 0 से ज्यादा रहेगा, क्योंकि बीच में वेरिएशन आ रही है, यहाँ पे अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग वेरी कर रहा है। आप देख रहे हो ना इस तरीके का कर्व चेंज हो रहा है, तो इसके ऊपर तो कमेंट नहीं कर सकता हूं, ये तो बिल्कुल गलत है बेटा, बिल्कुल एब्सोल्युटली गलत है। ठीक है, और क्या बोला है, इन द रीजन सेकंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज इन द रेंज ऑफ 0.1 टू 0.9। ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि 0.9 तक रीच नहीं कर पाता है वो। आप देखोगे 1 और 1/10 के बीच में ये वैल्यू मूव करती है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो एग्जैक्टली 0.9 पे वेरी करे। तो इस स्टेटमेंट को तो मैं बिल्कुल ठीक नहीं मानूंगा। ठीक है, मतलब इस कंडीशन के साथ ये बोलता ना कि क्या लैंग्वेज आइसोथर्म की बात कर रहा है, तो हम थोड़ा सोच भी सकते थे। यहाँ वो इतनी क्लैरिटी नहीं है, बड़ा एम्बिगुअस क्वेश्चन है यार ये तो। ठीक है, अगर मुझसे पूछोगे, मतलब अगर मुझसे पूछोगे, तो मेरे हिसाब से तो केवल मुझे ये स्टेटमेंट ठीक दिख रहा है कि फर्स्ट एंड थर्ड में फर्स्ट एंड 0 ऑर्डर की जो काइनेटिक्स है वो क्लियरली विजिबल दिखाई दे रही है। ठीक है, तो उतने ही केस में आप ऑर्डर को निकाल भी सकते हो। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, देखो अगर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, अगर ये ट्रू हो जाता है तो मैं ओवरऑल ऑर्डर को 1 नहीं ले सकता हूं फिर, क्योंकि अगर मैं ओवरऑल ऑर्डर को निकाल ही नहीं सकता हूं इस रिएक्शन में, तो मैं 1 तो नहीं ले सकता हूं। सही है कि नहीं? तो मेरे हिसाब से केवल एक स्टेटमेंट जो मुझे ठीक दिख रहा है वो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। ठीक है, बाकी चेक कर लेना जेई ने इसमें आंसर क्या दिया है। ठीक है, क्योंकि बहुत एम्बिगुअस सी सिचुएशन में डाल दिया है इन्होंने, क्योंकि अगर डिटरमाइन नहीं कर सकता हूं, अगर ये ट्रू हो गया तो ये वाला फॉल्स हो जाएगा फिर, कि ओवरऑल रेट कैसे हमने निकाल लिया है। बट इन रीजन में, क्योंकि मैं बोल सकता हूं कि डायरेक्टली डिपेंडेंट है, टाइम के साथ बढ़ रहा है रेट, और यहाँ कांस्टेंट हो गया है रेट। ये जनरली कंडीशन आती है जब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर एंड 0 ऑर्डर काइनेटिक्स की। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसके अंदर करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, चलो जी अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। A and B are two substances undergoing radioactive decay in a container. The half-life of A is 15 minutes and that of B is 5 minutes. If the initial concentration of B is 4 times that of A and they both start decaying at the same time, how much time will it take for the concentration of both of them should be same? कोई दिक्कत नहीं है, पहले A के लिए लेते हैं। उसने बोला इनिशियली A की, if the initial concentration of B is 4 times that of A, तो A की मान ली हमने A, ठीक है, और इसका हमने किया है 15 मिनट का हाफ लाइफ, तो 15 मिनट में बेटा ये पहुंचेगा A/2, A/2। ठीक है, B के केस में 4 टाइम्स ऑफ A है, तो ये 4A है बेटा। 5 मिनट में ये हो जाएगा 2A, अगले 5 मिनट में ये बेटा हो जाएगा A, और अगले 5 मिनट में बेटा ये हो जाएगा A/2। दोनों सेम आ गए। टोटल टाइम कितना लगा? 5 5 5 15 मिनट, और ये 15 मिनट में, तो आंसर तो आ जाएगा इसके केस में 15 मिनट। इतना ही दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन में, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व वॉल्व करने की जरूरत नहीं। मैंने तुम्हें पिछला क्वेश्चन भी बताया था इसी रेफरेंस से। ऐसी चीजों में ये लगा लिया करो बेटा, बहुत टाइम बचेगा तुम्हारा, बहुत टाइम बचेगा। ठीक है भाई, डन है, सबसे इजी तरीका। इसका आ जाएगा आंसर 15 मिनट। चलो भाई, चलो 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 अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अरे भाई साहब KClO3 आ गया भैया, ये तो KClO3 देख लो क्या बोल रहा है, KClO3 प्लस FeSO4 प्लस ब्ला ब्ला ब्ला
The above reaction was studied at 300 K by monitoring the concentration of FeSO4 in which initial concentration was 10 molar and after half an hour become 8.8 molar. The rate of the production of Fe2SO4 thrice is इतना मोल पर लीटर. ओ हो. ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, 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 ठीक है. तो पहले रेट निकाल लेते हैं बेटा, रेट निकाल लेते हैं. ठीक है, ये आ जाएगा माइनस डेल्टा ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ FeSO4. ठीक है, FeSO4 अपॉन डेल्टा T. ठीक है बेटा, और 1/6 बेटा स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से. तो ये कितना हो जाएगा, -1/6. FeSO4 की फाइनल कॉन्सेंट्रेशन थी सर 8.8, इनिशियल थी 10. टाइम कितना लगा सर, 30 मिनट लगाया उसमें. हाफ एन आवर दे रखा है ना, हाफ एन आवर. अच्छा ये सेकंड में पूछिए, तो हाफ एन आवर मतलब 30 मल्टीप्लाइड बाय 60 हो गया. तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस 8.8.29, 1.2 डिवाइडेड बाय 6 बारे 18, 100 मल्टीप्लाइड बाय 6. ठीक है, इसको उड़ा दो, एक और 0 लगा दो. ये हो गया 6 दूनी 12, 2 नाम 18, नहीं हाँ 1/9000. ये आ गया आपका रेट. ठीक है, उसने पूछा है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दिस मच. तो आप क्या बोलोगे, रेट विल बी इक्वल टू, इसकी स्टोइकियोमेट्री दे रखी है 1/3 डी या फिर डेल्टा ऑफ Fe2SO4 होल थ्राइस अपॉन डेल्टा टी. ये पूछा है उसने रेट ऑफ प्रोडक्शन. तो ये 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहां से क्या हो जाएगा कि रेट यहां से हो जाएगा मेरा, रेट कितना दे रखा था 1/9000 मल्टीप्लाइड बाय 3 विल बी इक्वल टू रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ Fe2SO4 होल थ्राइस. ठीक है, अब इसको करूंगा, ये हो जाएगा 3000. ठीक है, तो 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻3. ठीक है, विल बी इक्वल टू रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ Fe2SO4 होल थ्राइस बेटा. ये हो जाएगा 0.333 मान लिया मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻3. इसको लिख सकता हूं मैं 333 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6 विल बी इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe2SO4 होल थ्राइस. ठीक है, आसानी क्वेश्चन था. तो ये आ जाएगा, क्योंकि -6 में पूछा ना इसलिए मैंने -6 में कन्वर्ट किया बेटा. ये आ जाएगा आपका 333. डन है, क्लियर है, आसान से ही था ये भी क्वेश्चन. ठीक है, डन. आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं. फॉर काइनेटिक स्टडी ऑफ द रिएक्शन ऑफ आयोडाइड आयन विद H2O2 एट रूम टेम्परेचर. टाइट्रेशन की बात कर रहा है, मतलब ये क्वेश्चन टाइट्रेशन का है. ठीक है, ऑलवेज यूज फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्टार्च सॉल्यूशन. हाँ बिल्कुल सही बात है, आपने टाइट्रेशन में पढ़ाई होगा कि स्टार्च को जब भी यूज करते हैं आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड यूज करते हो, वरना आपकी रिएक्शन में हिंड्रेंस आ जाएगी. बिल्कुल सही है बेटा, एब्सोल्युटली करेक्ट. अच्छा ठीक है, मैं वाइंड अप कर रहा हूँ. ठीक है, आगे है ऑलवेज कीप द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन लेस देन दैट ऑफ Ki. ठीक है, अगर मैं बात करूंगा बेसिकली होता क्या है कि H2O2 के साथ बेटा आयोडाइड की जब रिएक्शन होती है तो ये तो I2 में कन्वर्ट हो जाता है बेटा. ठीक है, और हमारे पास होता क्या है बेटा, हमारे पास H2O, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज हुआ है इसी को रिड्यूस होना पड़ेगा, ये H2O में कन्वर्ट हो जाता है बेटा. ठीक है, अब जो I2 बना हुआ है बेटा, आपको पता है ये थायोसल्फेट से रिएक्ट कर सकता है Na2S2O3 के साथ,
और ये फिर से I नेगेटिव में कन्वर्ट होता है और ये बनता है Na2S4O6 बनता है बेटा। ठीक है, ये बन जाता है आपका। ठीक है, तो I2 जो भी लिबरेट होगा मतलब आयोडोमेट्री की रिएक्शन है बेसिकली। तो ऑलवेज कीप द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन लेस देन दैट ऑफ Ki। हाँ, Ki से तो हमें कमी रखनी पड़ेगी। Ki की आप ज्यादा से ज्यादा अमाउंट इसका रिलीज करते हो, कुछ अमाउंट बैक टाइट्रेट आप इसके साथ करा देते हो, बाकी रिएक्शन में देखते हो स्टार्च के साथ क्या कलर आ रहा है बेटा। तो डेफिनेटली इसकी कॉन्सेंट्रेशन तो Ki से कम रहेगी। ये बात भी बिल्कुल सही है। अगर ये सही है तो Ki से ज्यादा वाला ऑलवेज कीप द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन मोर देन दैट ऑफ Ki, ये गलत हो जाएगा बेटा। क्यों? अगर मैंने सोडियम थायोसल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन Ki से ज्यादा ले ली बेटा, तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि H2O2 भी रिएक्ट कर जाए बेटा वहां पे। तो इससे हमें बचाना है एक्चुअली में। ठीक है, एंड रिकॉर्ड द टाइम इमीडिएटली आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ ब्लू कलर। जो स्टार्च आयोडीन का कॉम्प्लेक्स बनता है, तो आयोडीन जो भी लिबरेट हुई है बेटा वो ब्लू कलर दिखाएगी। जैसे ही वो आपका अपीयरेंस आता है वैसे ही आप टाइम को स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, बिल्कुल उस टाइम को रिकॉर्ड करना है बेटा, ये बात भी सही है। ब्लू कलर के अपीयरेंस से पहले कैसे करोगे, आपको पता ही नहीं है ना ब्लू कलर कब आने वाला है। तो रिएक्शन का लिबरेशन आयोडीन का जो स्टार्च कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो तभी तो बताएगा जब लिबरेट हुआ है बेटा। तो ये वाला स्टेटमेंट तो एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है बेटा। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन ए बी और सी तीनों सही है बेटा। ऑप्शन ए बी और सी तीनों सही है वालों को। ठीक है, क्या ये क्लियर है? देख लो भाई, चलिए डन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए देखिए अगले क्वेश्चन को, जरा देखिए। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बोला हुआ है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है भाई, if the formation of compound B follows the first order kinetics and after 70 minutes the concentration of A was found to be half of its initial concentration, then the rate constant for the reaction is x multiplied by 10 raised to the power minus 6. The value of x is, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का है बेटा, और कुछ नहीं है, केवल ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का है और कुछ नहीं है। आइए करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 70 मिनट्स दी कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, मतलब टी हाफ इसके केस में आ गया है 70 मिनट। ठीक है, मतलब 70 मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकंड में आ जाएगा 4200 सेकंड आ गया है। ठीक है, आ चुका है। ठीक है, उसने बोला है रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज दिस मच। अब आप रेट कांस्टेंट तो निकालना जानते ही हो, K will be equal to 0.693 अपॉन T हाफ। ये हो जाएगा 0.693 अपॉन 4200। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। देखो इसको मैं चाह कर भी, मतलब इतनी दैवीय शक्ति नहीं है मेरे पास कि मैं इसको सॉल्व कर पाऊँ, इसलिए मैं उसका कैलकुलेटर का सहारा ले रहा हूँ बाल को। ठीक है, कैलकुलेटर कर लेते हैं। 0.693 डिवाइडेड बाय 4200, ठीक है सर, विल बी इक्वल टू, ये आ गया आपका 0.000165। ठीक है, और ये आएगा सेकंड इनवर्स डेफिनेटली। अब इसको इन्होंने बोला है कि 10⁻⁻6 में लिखना है, तो -6 मतलब 1 2 3 4 5 6, अच्छा 165 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6। ठीक है, ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका सेकंड इनवर्स। तो आंसर क्या आ गया, 165 आ गया। देख लो, आसान सा ये क्वेश्चन, काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है भाई, डन 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 डन। चलो भाई, लगभग हम 2/3 पोर्शन अब कवर करने वाले हैं। N2O5 से NO2O2 बन रहा है। The first order reaction is initial concentration this much. The concentration of N2O5 1 घंटे बाद इतनी दे रखी है। Rate constant of the reaction is, ठीक है भैया, तो आपको पता है कि K will be equal to 2.303 अपॉन T log A0 अपॉन AT। आइए वैल्यू पुट करते हैं, 2.303 अपॉन T। T दे रखा है कितनी देर बाद, 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद मतलब 60 मिनट बाद। log A0 कितना दे रखा है, 2.4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻2 डिवाइड बाय 1 घंटे बाद ये रह गई 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻2।
इससे ये कट गया, 8 दूनी 16, 8 दिया 24, कितना आ जाएगा 2.303 अपॉन 60 log 3 माइनस log 2। आइए सॉल्व कर लेते हैं। 2.303 अपॉन 60 log 3 की वैल्यू दे रखी है क्या? log 3 की दे रखी है 0.477 माइनस log 2 होता है 0.301। ठीक है बेटा, इसको भी मुझे कैलकुलेटर से सॉल्व करना पड़ेगा, कैलकुलेटर से। आइए कर लेते हैं कैलकुलेटर से। ये हो जाएगा 0.477 माइनस 0.301 मल्टीप्लाइड बाई 2.303 डिवाइड बाय 60 और इसको लिखना है 10⁻³ में, तो मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर देता हूँ। ये वैल्यू आएगी 6.75 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ अगर मुझे इसको समहाउ इंटीजर में, नियरेस्ट इंटीजर में करना है तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ आएगा। आंसर क्या आ गया बेटा? 7 आ गया। देख लो, डन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव कर ही लेते हैं। क्या बोल रहा है? दी फॉलोइंग डेटा वाज ऑब्टेन्ड फॉर केमिकल रिएक्शन गिवन बिलो। दी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NO। बस NO के रिस्पेक्ट में निकालना है मुझे, NO के रिस्पेक्ट में, NO के रिस्पेक्ट में। अब आप देखो 8 16 8 24, कॉन्सेंट्रेशन हुई 3 टाइम्स, रेट भी कितना हो गया 7 14 7 21, इतने में ही कर लिया बेटा। तो फर्स्ट ऑर्डर आएगा। देखो वैसे तो मुंह बोली हमने ऐसे ही कर लिया है, पर अगर करना हो तो आप क्या करोगे? R विल बी इक्वल टू K, बेटा NO की पावर X हो गया और H2 की पावर Y हो गया। ठीक है, माफी चाहता हूँ, क्या करूँ, आदत पड़ चुकी है डायरेक्ट करने की, ऐसे ही रिलेशन निकाल लेता हूँ। ठीक है, आपके पास ये है इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। 1 डिवाइड बाय 2 कर दो बेटा, तो 8 डिवाइडेड बाय 24 की पावर हो गई बेटा x विल बी इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 21 की पावर हो गई कुछ नहीं बेटा, क्योंकि -9 -8 तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और 10 से डिवाइड दे दिया, तो बिल्कुल एग्जैक्टली -9 -9 तो कट गए। 7/21 आ गया बेटा, 8 तिया 24, 7 तिया 21, तो मतलब 1/3 की पावर x विल बी इक्वल टू 1/3, x की वैल्यू 1। ठीक है बेटा, हो गया डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चली लेते हैं। बोल रहा है दी रेट रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब ये K फॉरवर्ड होगा, ये K बैकवर्ड होगा। तो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए तुम जानते हो कि रेट कैसे लिखा जाता है बेटा? K फॉरवर्ड रिएक्टेंट माइनस K बैकवर्ड प्रोडक्ट, यही लिखा जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। अब बोला हुआ है इट वाज ऑब्जर्व दैट दिस मच रेट, हाँ देखो ये रेट ही दे रखा है ना, रेट दे रखा है, बिल्कुल बिल्कुल वही इक्वेशन है भाई साहब, वही इक्वेशन है। उसने पूछा होगा केसी, अरे केसी भाई, केसी केसी हाल। देखो भैया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी क्या होता है बेटा? के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड, बस यही होता है बेटा। इस इक्वेशन से कंपेयर करो सर, रिएक्टेंट में होगा ये, केवल ये, यही दे रखा है, हाँ सर यही दे रखा है। प्रोडक्ट में ये दोनों होंगे बेटा, सर प्रोडक्ट में ये दोनों दे रखे हैं। तो यहां से मुझे समझ में आ गया कि के फॉरवर्ड विल बी इक्वल टू 4.8 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻5। के बैकवर्ड कितना हो गया बेटा? 2.4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻3। आओ बेटा निकालते हैं केसी। केसी है केसी 4.8 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय 2.4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻3। बेटा ये हो जाएगा 24 दूनी 48, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻2 मतलब 0.02 बेटा, 0.02। ठीक है, 0.02 आ गया आंसर, आ गया आंसर। अब नियरेस्ट इंटीजर इसमें क्या होगा यार? 0 हो जाएगा क्या? है तो अकस्मात कर दिया है इन्होंने, ये तो गलत बात है, 0 बोल दिया है। नियरेस्ट इंटीजर तो इसके 0 ही आएगा भाई। इट डजंट मेक एनी सेंस, मुझे लगता है कुछ कंप्लीट नहीं रह गया होगा, उसमें होगा समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻2 ऐसा होगा।
2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -2, तो ये पूछा होगा तो नियरेस्ट इंटीजर 2 आएगा फिर, बट अदरवाइज कुछ नहीं पूछा तो 0.02 है बेटा, 0.02। अगला क्वेश्चन, अगला, अ रिएक्शन हैज अ हाफ लाइफ 1 मिनट। अरे फिर से वही क्वेश्चन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। T 99.9% अपॉन T हाफ का मतलब होता है T 50% will be equal to log 100 upon 100 minus 99.9 divided by log 100 upon 50। डायरेक्टली लिख रहा हूं बेटा, क्योंकि करते करते सुबह से शाम हो गई है बेटा, खत्म होने पे नहीं आ रहा है ये। will be equal to log 50 मतलब 1 मिनट दे रखा है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय log 1000 अपॉन 0.1, हाँ मतलब 100 अपॉन 0.1 1000, log 1000 की वैल्यू होती है बेटा 3, डिवाइड बाय log 2 log 2 log 2 log 2 2 log 2 2 2 2 2 2 2 2 2। ln में वैल्यू दे रखी है ना, आइए ln में लिख लेते हैं बेटा, क्या समस्या है ये भी, क्या समस्या है। ln 100 अपॉन 100 माइनस 99.9, ln 100 अपॉन 50। अब जैसा कह रहे हैं वैसा कर लेते हैं भैया, ये हो जाएगा ln 1000 डिवाइड बाय ln 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 मिनट जो था वो तो था ही, ये हो जाएगा बेटा ln 3 ln 10 अपॉन ln 2। अब देखो सारी वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय ln 10 दे रखा है 2.3 डिवाइड बाय ये दे रखा है 0.69 बेटा। आइए करते हैं इसको फटाफट से सॉल्व, ये आ जाएगा 2.3 डिवाइड बाय 0.69 मल्टीप्लाइड बाय 3, और क्या बात है, मैं क्या 10 आ गया, 10 बहाने करके ले गए 10, ठीक है बेटा, आंसर क्या आ गया 10, 10 on 10, ठीक है भाई 10 on 10। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की फिर। अगला क्वेश्चन, द इनएक्टिवेशन रेट ऑफ अ वायरल प्रिपरेशन is proportional to the amount of virus. In the first minute after preparation 10% of the virus is inactivated। अच्छा, रेट जो है वो अमाउंट ऑफ वायरस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, साफ साफ बता रहा है भैया कि फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, ठीक है। उसने बोला 10% ऑफ द वायरस इज इनएक्टिवेटेड फर्स्ट मिनट में ही, द रेट कांस्टेंट फॉर द वायरल इज, ठीक है भाई, तो K will be equal to 2.303 अपॉन T log A0 अपॉन AT बेटा, तो 2.303 अपॉन, ये मिनट में ही है ना, तो फर्स्ट मिनट में 1 मिनट में log 10% है बेटा, 100 था, 100 माइनस 10 बेटा, ये आ जाएगा आपका 2.303 log 10 अपॉन 109, हाँ 10 अपॉन 9 आ गया बेटा, इसका मतलब 2.303 log 10 माइनस 3 log 3, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, log 9 का मतलब 3 log 3 लिख दिया, log A माइनस log B, ठीक है बेटा। 2.303 मल्टीप्लाइड बाय log 10 की वैल्यू हो गई 1 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय log 3 की वैल्यू दे रखी है, log 3 की वैल्यू दे रखी है, हाँ 0.477। अबे 3 log 3 कैसे हो जाएगा, क्या कर रहा है चपड़गंजू, गलती कर दी, ये हो जाएगा माइनस 2 log 3, 3 का स्क्वायर होता है ना 9, हमने 27 मान लिया था भैया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.477, बस इसको सॉल्व करना है बेटा, आओ कर लेते हैं। ये हो जाएगा बेटा 0.477 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2.303, ठीक है, जो वैल्यू आई है अब उसको करना है 10 रेज़ टू द पावर -3 के टर्म में, तो मल्टीप्लाइड बाय 1000, ये हो जाएगा आपकी वैल्यू आएगी 105.9 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -3, अप्रोक्सीमेटली 106 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू द पावर -3 बेटा, कितना आ जाएगा 106 आ जाएगा, ठीक है, डन है। आइए अगले क्वेश्चन की चर्चा कर ही लेते हैं।
ए एंड बी डिकम्पोज वाया, अरे रिया नहीं आ गई भैया यहाँ पे, रिया कहाँ से पहुंचा दी है तुमने, वाया वाया फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स विद हाफ लाइफ दिस मच एंड दिस मच starting from an equimolar non-reactive mixture A and B. The time taken for the concentration of A to become 16 times that of B. देखो दो तरीके हैं, दोनों में से कोई सा भी तरीका लगा लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। बोला है A to become 16 times that of B. अब क्या करें, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है A से, तो ये A की हाफ लाइफ है 54 मिनट में, ये हो जाएगा बेटा A0/2 ठीक है। और ये हो गया ए के लिए। बी की भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सेम बोली हुई है उसने, तो ए से ही स्टार्ट किया, 18 मिनट में ये हो गया A0/2, अगले 18 मिनट में ये हो गया बेटा A0/4, और अगले 18 मिनट में ये हो गया A0/8, ठीक है। उसने बोला 16 टाइम्स हो जाए, 16 टाइम्स हो जाए, ठीक है, ठीक है, 16 टाइम्स हो जाए, इसका मतलब अगले 54 मिनट में बेटा ये हो जाएगा A0/4। तो अगर इसको मैं 16 64 आना चाहिए, तो ये 18 मिनट में बेटा फिर हो जाएगा A0, सॉरी ए से स्टार्ट किया था ना बेटा, चलो A0 से ही स्टार्ट कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना रहे, सब जगह हमने A0 लिखा ना, A0/16 अगले 18 मिनट में बेटा ये हो जाएगा A0/32, और अगले 18 मिनट में बेटा ये हो जाएगा A0/64। अब देखो A0/4 और A0/64 में 16 का फर्क है बेटा, ये कॉन्सेंट्रेशन इसकी 16 टाइम्स है। टाइम देखो 54 108 मिनट, 18 36 28 54 72 90 108, बेटा आंसर क्या आ गया, 108 आ गया। लो, कुछ नहीं करने की जरूरत, यही कर दिया करो बस, सबसे आसान तरीका। इन दोनों में देख लो रिलेशन कितना आ रहा है, अरे सर 16 का है, इसका 16 करूंगा मल्टीप्लाई, यही आएगा, ठीक है। कुछ ही सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी इसके अंदर, कुछ ही सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, इतना आसान था ये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। अरे भैया बस ऐसे ही क्वेश्चन हमें अच्छे नहीं लगते हैं बड़े अच्छे नहीं लगते हैं, ठीक है। चलो भाई क्या बोल रहा है फिर भी ये देख लेते हैं कि लार्जर द एक्टिवेशन एनर्जी स्मॉलर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, लार्जर द एक्टिवेशन एनर्जी स्मॉलर द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है भाई। आर्यन इस इक्वेशन की बात कर रहा है, तो आपको पता है कि k विल बी इक्वल टू a e की पावर माइनस EA ओवर RT, यही होता है बेटा, पक्की बात है ना, हाँ यही होता है बिल्कुल। तो EA की वैल्यू बढ़ती जाएगी बेटा, K की वैल्यू घटती चली जाएगी, बात तो सही है, बात तो सही है। The higher is the activation energy, higher is the value of temperature coefficient. टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब हो गया रेट एट T+10 डिवाइड बाय रेट एट T, ये होता है आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट। या फिर मैं बोल सकता हूं K एट T+10 डिवाइड बाय KT, दैट शुड बी इक्वल टू EA ओवर R 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है भाई। उसने बोला हायर द एक्टिवेशन एनर्जी हायर विल बी द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है भाई, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। At lower temperature, increase in temperature causes more change in the value of K than at higher temperature. The lower temperature, increase in temperature causes more change in the value of K. मतलब ये तो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, ज्यादा कम तो टेम्परेचर पे होगा, तो ये तो सही है बेटा, ये गलत है बेटा, इसका इट डजंट मेक एनी सेंस। लोअर टेम्परेचर पे इंक्रीज इन टेम्परेचर कॉजेज मोर चेंज इन द वैल्यू ऑफ के, भैया टेम्परेचर की वैल्यू दे रखी है, जितना वेरिएशन करोगे उतना के की वैल्यू में चेंज आएगा, ठीक है, ज्यादा कम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्लॉट ऑफ एल एन के, अब इसकी इक्वेशन लिख लो, ये क्या हो जाएगा बेटा, एल एन के विल बी इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए ओवर आर टी, ठीक है। अब लिख लिया हमने इक्वेशन, plot of ln k versus 1/t, ln k versus 1/t has a straight line with slope equal to minus ea over r,
बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्लोप माइनस में आएगा, बिल्कुल सही है बेटा, एब्सोल्युटली करेक्ट। मतलब उसने क्या पूछा है, नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट कितने आएंगे बेटा, 3 आएंगे इसके केस में। डन है, चलो भाई आगे बढ़ लेते हैं। बोला हुआ है, अरे फिर से एक आ गया, क्या है, नंबर ऑफ गिवन स्टेटमेंट विच आर करेक्ट। यार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ही अच्छे नहीं लगते हैं बस हमको, ये बस स्टेटमेंट वाले ही क्वेश्चन अच्छे नहीं लगते हैं हमको, ठीक है। The stronger the temperature dependence of the rate constant, the higher is the activation energy. हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मान लेते हैं, सही है। इफ अ रेट रिएक्शन, अभी अभी पीछे सेम सवाल था उसको रिफ्रेम कर दिया, बस इन्होंने सेम सवाल था उसको रिफ्रेम कर दिया है, वही स्टेटमेंट है। If a reaction has zero activation energy, its rate is independent of temperature. If a reaction has zero activation energy, अगर एक्टिवेशन एनर्जी है ही नहीं उसके अंदर, तो rate is independent of temperature. Okay. The stronger the temperature dependence of the rate constant, the smaller is the activation energy. ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। If there is no correlation between the temperature and the rate constant, then it means that the reaction has negative activation energy. नेगेटिव एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है भाई, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब मैं मान सकता हूँ कि अगर जीरो एक्टिवेशन एनर्जी हो गई तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा टेम्परेचर के, और अगर इंडिपेंडेंट हो गया इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी जीरो है, नेगेटिव नहीं हो सकती। मतलब यहाँ पर दो स्टेटमेंट ही ठीक है बेटा, पहला और दूसरा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ओ भाई साहब, नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछे हैं अब की बार, नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछे हैं, देखिए क्या होना चाहिए। नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, द सक्सेसिव हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिक्रीजेस विद टाइम। सक्सेसिव हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिक्रीजेस विद टाइम। ओके, a substance appearing as a reactant in the chemical reaction may not affect the rate of reaction. हाँ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में नहीं करता है, तो ये तो सही है बेटा, ठीक है। पहले वो देख लेते हैं जो समझ में आ रहे हैं। ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी फ्रैक्शनल नंबर, ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकता है, मॉलिक्युलरिटी तो होल नंबर होता है। ये हो गया गलत बेटा स्टेटमेंट, ठीक है। द रेट कांस्टेंट यूनिट्स ऑफ जीरो एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आर मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। हाँ, क्योंकि आपको पता ही है ये होती है मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन टाइम इनवर्स। तो एन की वैल्यू 0 डालो तो मोल पर लीटर आएगी, 2 डाल दोगे तो उल्टा हो जाएगा। ये तो सही है बेटा, ये सही है। कमिंग बैक टू दी फर्स्ट स्टेटमेंट, दी सक्सेसिव हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिक्रीजेस विद टाइम। सक्सेसिव हाफ लाइफ ऑफ जीरो डिक्रीजेस विद टाइम। हाफ लाइफ देखो कमी होती जाती है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन बेटा कंप्लीट हो जाती है, उसमें तो क्या है फर्स्ट ऑर्डर में कभी कंप्लीट नहीं होती है, तो सक्सेसिव हाफ लाइफ बढ़ती चली जाती है बेटा। यहां पर आप देखोगे पहली हाफ लाइफ और दूसरी हाफ लाइफ काम खत्म इतने में, तो ठीक है, तो कम हो जाती है, ये बात भी बिल्कुल सही है बेटा। अब उसने पूछा है हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बेटा आंसर आ जाएगा केवल एक। डन है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, एट दिस मच द हाफ लाइफ ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ अ सैंपल ऑफ गैसियस कंपाउंड इनिशियली एट दिस प्रेशर वाज दिस, when the pressure was this much, half life was found to be this much, the order of the reaction। ठीक है भाई, हाफ लाइफ वाला क्वेश्चन है, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन या प्रेशर जो भी हो इनिशियली की पावर 1 माइनस एन होता है। पहले केस में टी हाफ दे रखी है, कितनी दे रखी है 340, और दूसरे केस में दे रखी है 170, विल बी इक्वल टू इनिशियली प्रेशर दे रखा है 55.5, बाद में दे रखा है 27.8 की पावर 1 माइनस एन। बेटा ये गया 2 टाइम, ये भी गया 2 टाइम, तो 2 की पावर 1 विल बी इक्वल टू 2 की पावर 1 माइनस एन। तो यहाँ से 1 माइनस एन विल बी इक्वल टू 1, 1 से 1 लुढ़क गया, एन की वैल्यू आ गई 0, 0 ऑर्डर है बेटा, 0 है, ठीक है। डन है, आसान सही क्वेश्चन है ये, तो ये इजी क्वेश्चन है। अगला बेटा कि फॉर अ रिएक्शन गिवन बिलो इज द ग्राफ ऑफ ln k वर्सेस 1/t, आरएनएस इक्वेशन का है, मतलब उसने पूछा है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन इज। तो आप देख लो, आपके पास ln k विल बी इक्वल टू ln a माइनस EA
ओवर आर 1/t, यही आता है बेटा। तो यहां से मैं स्लोप देखूंगा बेटा, क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा हमारा माइनस EA ओवर आर आ जाएगा। ठीक है भैया, स्लोप कैसे निकालते हैं सर, स्लोप निकालते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही निकालते हैं। और सर क्योंकि ये नेगेटिव स्लोप है, ठीक है, नेगेटिव स्लोप है, तो अगर मैं मतलब नेगेटिव तो मैं डालने की जरूरत नहीं, खुद ही आ जाएगा वो वैल्यू, खुद ही आ जाएगा। ठीक है, निकालो जरा। जब ये 0 था, x1 की वैल्यू 0 थी, तो ये था 20। ठीक है, तो ये हो गया y2 कितना हो गया फाइनली, y2 हो गया 0 माइनस 20 डिवाइड बाय 5 माइनस 0। बेटा ये कितना आ गया, माइनस 20 ओवर 5, माइनस 4 आ गया बेटा, 520 ना। तो स्लोप की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, माइनस 4 आ गई बेटा, माइनस से माइनस कट गया, EA विल बी इक्वल टू 4R। आर की वैल्यू दे रखी है क्या, हाँ 2 कैलोरी दे रखी है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 बेटा 8 आ जाएगा ये। ठीक है, 8 कैलोरी पर मोल, क्या आ जाएगा 8। ठीक है, डन है बस। अरे क्या बात है, फाइनली बहुत बहुत बधाई आप लोगों को भी और मुझे भी, इतनी देर के डिस्कशन के बाद ये लेक्चर अब समाप्त होने पे आ गया है। काफी अच्छे क्वेश्चन थे, काफी इजी क्वेश्चन थे। किसी को कोई समस्या परेशानी आए तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में। अंटिल देन बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।